नमस्कार। आज हम एक ऐसी खबर पर बात करने वाले हैं जिसने रक्षा गलियारों में काफ़ी सुर्खियां बटोरी हैं। सोचिए, एक ताज़ा रिपोर्ट आई है और इसके मुताबिक भारतीय वायुसेना अब दुनिया की तीसरी सबसे शक्तिशाली एयरफोर्स बन गई है। और पता है क्या, इस लिस्ट में उसने चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। हाँ, ये वाकई एक बड़ी और दिलचस्प खबर है। तो आज की हमारी एक खास बातचीत इसी के इर्द गिर्द घूमेगी। हम समझने की कोशिश करेंगे कि भारतीय वायुसेना यानी आईएएफ की आज की तारीख में क्या स्थिति है, उसकी ताकत कैसे बढ़ रही है, भविष्य के लिए उसके क्या प्लान्स हैं और दुनिया के नक्शे पर खासकर अपने पड़ोसी चीन की एयरफोर्स पीएलएएफ के मुकाबले वो कहाँ खड़ी है। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ विमानों की गिनती का मामला नहीं है। हाँ, देखिए, ये सारी बातें हवाई नहीं हैं। हमारी ये पूरी चर्चा कई जाने माने स्रोतों से ली गई जानकारी पर आधारित है। इसमें इंडिया टुडे, जी न्यूज़, न्यूज़ वीक, फर्स्ट पोस्ट, द इकोनॉमिक टाइम्स जैसे न्यूज़ पोर्टल्स के आर्टिकल्स हैं। साथ ही एयरफोर्स टेक्नोलॉजी और आर्मी टेक्नोलॉजी के डिटेल्ड एनालिसिस भी हैं। और हाँ, सबसे खास है वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट यानी WDMMA की 2025 वाली ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग रिपोर्ट, जिसने ये बहस छेड़ी है। जी। इन सब में आईएएफ की नई खरीद, उसकी ग्लोबल रैंकिंग, चीन के साथ तुलना और तेजस, राफेल, चीन के J-20 फाइटर जेट और S-400 जैसे अहम मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स पर काफ़ी जानकारी दी गई है। हाँ, और हमारा मकसद आज इन सारी जानकारियों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाना है। हम उन खास बातों को, उन डेवलपमेंट्स को समझने की कोशिश करेंगे जो भारतीय वायुसेना की मौजूदा ताकत और आने वाले कल की दिशा तय कर रही हैं। ये सिर्फ कितने लड़ाकू जहाज हैं, इसका हिसाब किताब नहीं है। मामला उससे कहीं ज्यादा गहरा है। तो चलिए परत दर परत इसे खोलते हैं। बिल्कुल। तो शुरुआत वहीं से करते हैं जिसने सबको चौंकाया। WDMA 2025 की ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग। भारत नंबर 3 पर, चीन नंबर 4 पर, अमेरिका पहले और रूस दूसरे नंबर पर। वो तो अपनी जगह बनाए हुए हैं। ये बात जी न्यूज़, न्यूज़ वीक, इंडिया स्ट्रेटेजिक जैसे कई प्लेटफॉर्म्स पर आई है। और दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान डिफेंस फोरम तक पर इसकी चर्चा हो रही है। ये वाकई बड़ी खबर है। बेशक ये बड़ी खबर है, लेकिन इस रैंकिंग को सही मायने में समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि WDMA ये तय कैसे करता है। जैसा न्यूज़वीक और फर्स्ट पोस्ट ने समझाया है, वो सिर्फ विमानों की गिनती नहीं करते, वो एक खास तरीका अपनाते हैं जिसे ट्रूवेल रेटिंग या TVR कहते हैं। TVR, अच्छा। हाँ, TVR। इस TVR में कई चीजें देखी जाती हैं, जैसे उस एयरफोर्स को असल लड़ाई का कितना अनुभव है, उसके पास अलग अलग तरह के विमानों का सही तालमेल है या नहीं, जिसे बेड़े का संतुलन कहते हैं, क्या वो अपने जहाज़ों और सिस्टम्स को लगातार अपग्रेड कर रहे हैं, यानी आधुनिकीकरण कैसा चल रहा है, उनकी लॉजिस्टिक्स यानी सामाल और रखरखाव पहुंचाने की क्षमता कैसी है, और हाँ, आजकल जो बहुत अहम हो गया है, क्या वो देश खुद अपने हथियार और विमान बना सकता है, यानी स्वदेशी क्षमता कितनी है। इन सब पैमानों पर भारत का TVR स्कोर 69.4 आया है, जबकि चीन का 63.8 रहा। अच्छा, तो मतलब सिर्फ जहाज गिनना ही काफी नहीं है। असली लड़ाई का तजुर्बा, अलग अलग तरह के विमानों का मिक्स, खुद बनाने की ताकत, ये सब मिलकर तय करते हैं कि कौन कितना शक्तिशाली है। तो फिर भारत को चीन पर यह बढ़त कैसे मिली? क्या अनुभव वाला फैक्टर इतना बड़ा है? अनुभव वाकई एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जी न्यूज़ और फर्स्ट पोस्ट दोनों ने इस पर जोर दिया है। 2019 का बालाकोट एयर स्ट्राइक याद होगा? हाँ, बिल्कुल। और हाल ही में इसी साल ऑपरेशन सिंदूर की भी खबरें आई हैं, जिसमें दावा किया गया कि भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के अंदर कुछ ठिकानों पर हमले किए और 100% कामयाबी हासिल की, वो भी बिना अपना कोई विमान गंवाए। अच्छा। इसकी तुलना अगर चीन की एयरफोर्स PLAF से करें, तो उन्होंने दशकों से किसी बड़े लड़ाई वाले माहौल में सीधे तौर पे हिस्सा नहीं लिया है। ट्रेनिंग अपनी जगह है, पर असली जंग का अनुभव कुछ और ही सिखाता है। हाँ, ये तो है। दबाव में प्रदर्शन करने की क्षमता शायद असली ऑपरेशन से ही आती है। बिल्कुल। और अनुभव के अलावा एक और पहलू है जिस पर जी न्यूज़ और न्यूज़वीक ने ध्यान दिलाया है, वो है IAF के बेड़े का संतुलन। बेड़े का संतुलन मतलब किस तरह के विमान कितने हैं। भारत के कुल विमानों में करीब 31.6% लड़ाकू विमान हैं, 29% हेलीकॉप्टर और लगभग 21.8% ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट।
ये एक अच्छा मिक्स माना जाता है। दूसरी तरफ चीन का बेड़ा लड़ाकू विमानों पर बहुत ज्यादा निर्भर है। उनके करीब 52.9% विमान फाइटर जेट्स हैं। एक और बात, भारत अपनी ज़रूरत के हिसाब से हथियार और विमान अलग अलग देशों से लेता है, जैसे फ्रांस से राफेल और मिराज, रूस से सू-30, जिनका अब भारत में ही एडवांस्ड वर्जन बन रहा है। हाँ, सू-30 तो काफ़ी हमारे पास। जी, और अमेरिका से अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर और चिनूक हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर। इससे ये फ़ायदा होता है कि भारत किसी एक सप्लायर पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहता और मुश्किल वक्त में सप्लाई रुकने का खतरा कम होता है। ये बात तो समझ आती है कि अलग अलग सोर्स होने से फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है। चलिए, रैंकिंग और उसके कारणों से आगे बढ़कर अब आईएएफ के आधुनिकीकरण यानी मॉडर्नाइजेशन और नई खरीद की योजनाओं पर बात करते हैं, खासकर आत्मनिर्भर भारत के नजरिए से। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट बताती है कि एयरफोर्स ने आने वाले साल 2025-26 के लिए अपनी शॉपिंग लिस्ट तैयार कर ली है। इसमें क्या क्या खास है? हाँ, इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक एयरफोर्स की प्राथमिकताओं में जमीन के नजदीक उड़ने वाले दुश्मन विमानों का पता लगाने वाले लो लेवल रडार हैं। हल्के लड़ाकू विमान यानी LCA तेजस, हल्के यूटिलिटी हेलीकॉप्टर यानी LUH, मल्टी रोल हेलीकॉप्टर और हवा में ही ईंधन भरने वाले टैंकर एयरक्राफ्ट शामिल हैं। अच्छा, टैंकर एयरक्राफ्ट भी? हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि टैंकर एयरक्राफ्ट को लीज पर लेने का भी प्लान है। साथ ही जो हमारे पास बड़ी संख्या में रूसी Su-30 लड़ाकू जेट है, उन्हें भारत में ही और ज्यादा आधुनिक बनाने यानी उनका स्वदेशी अपग्रेडेशन करने पर भी काफी जोर है। और ये सब आत्मनिर्भर भारत की बड़ी तस्वीर में फिट होता है ना? मतलब कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा रक्षा उपकरण देश में ही बने। एकदम सही। इसी रिपोर्ट में इंडिया टुडे ने बताया है कि रक्षा मंत्रालय ने संसद के स्टैंडिंग कमेटी को जानकारी दी कि पिछले 5 सालों में, मतलब दिसंबर 2024 तक, भारत ने अपने ही देश की कंपनियों से रडार, मिसाइल सिस्टम, विमान, सिम्युलेटर, ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट, ड्रोन सिस्टम, हथियार वगैरह खरीदने पर करीब 1,39,596.60 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। 1,40,000 करोड़, ये तो बहुत बड़ी रकम है। हाँ, बहुत बड़ी रकम है और दिखाती है कि सरकार और वायुसेना स्वदेशी लड़ाकू विमान, ट्रांसपोर्ट प्लेन, हेलीकॉप्टर, हथियार, UAV और रडार बनाने और खरीदने को लेकर कितने गंभीर हैं। और इसी आत्मनिर्भरता की कहानी में एक नया और शानदार अध्याय जुड़ा है, तेजस Mk-1A। जी न्यूज के अनुसार कमाल का इत्तेफाक है कि जिस दिन ये रैंकिंग वाली खबर आई, उसी दिन भारत में बने एडवांस तेजस Mk-1A फाइटर जेट ने नासिक से अपनी पहली उड़ान भरी। ये वाकई एक बड़ा पल था। हाँ, ये टाइमिंग तो कमाल की थी। इसके बारे में कुछ और बताइए, ये कितना केपेबल है? तेजस Mk-1A वाकई एक बड़ी उपलब्धि है। ये एक मल्टी रोल सुपरसोनिक फाइटर जेट है। मतलब ये हवा से हवा में, हवा से जमीन पर कई तरह के मिशन कर सकता है। सुपरसोनिक मल्टी रोल। इसकी रेंज करीब 3000 किलोमीटर बताई जाती है। सबसे खास बात यह है कि इसे ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और हार्पून एंटी शिप मिसाइलों से लैस किया जा सकता है। ब्रह्मोस भी? हाँ, वाह। इसमें 8 पॉइंट्स है, हार्ड पॉइंट्स कहते हैं जिन्हें, जहां ये कुल मिलाकर 5300 किलोग्राम तक के हथियार, बम और मिसाइलें ले जा सकता है। लड़ाई के अलावा ये निगरानी और जासूसी, मतलब गश्त और टोही मिशन भी कर सकता है। और हाँ, इसकी कीमत का क्या है? ये बाहर से खरीदे जाने वाले ऐसे ही दूसरे लड़ाकू विमानों के मुकाबले काफी सस्ता है। एक यूनिट करीब 306 करोड़ रुपए की पड़ती है और इसका रखरखाव भी कम खर्चीला बताया जाता है। 306 करोड़, ये तो राफेल से काफी कम हुआ। हाँ, काफी कम। फिलहाल आईएएफ के पास पहले वाले वर्जन के 40 तेजस विमान है और अब ये एडवांस्ड Mk-1A आने शुरू हो रहे हैं। तो ये सिर्फ सस्ता ही नहीं बल्कि काफी काबिल भी है, और शायद इसका बनना ही अपने आप में एक बड़ा संदेश है। बिल्कुल। तेजस Mk-1A का महत्व सिर्फ तकनीकी या कीमत का नहीं है, ये सिंबॉलिक भी है, जैसा जी न्यूज और फर्स्ट पोस्ट ने भी हाईलाइट किया है। ये भारत के डिफेंस इंडस्ट्री में आ रहे बदलाव का एक जीता जागता सबूत है। कुछ दशक पहले तक बहुत से लोग शक करते थे कि क्या भारत खुद से एक मॉडर्न फाइटर जेट डिजाइन करके बना भी पाएगा या नहीं। हाँ, वो दौर था एक। तेजस Mk-1A की सफल उड़ान और अब इसके प्रोडक्शन में तेजी आना उन सभी सवालों का जवाब है। और भविष्य की योजनाएं तो और भी बड़ी हैं। फर्स्ट पोस्ट के मुताबिक अगले करीब 20 सालों में 600 से ज्यादा नए जेट्स शामिल करने का प्लान है। 600 से ज्यादा? हाँ, जिसमें तेजस के अलग अलग एडवांस्ड वर्जन, एक नए मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट जिसे बाहर से लिया जाएगा या भारत में बनाया जाएगा,
और सबसे महत्वाकांक्षी 5वीं पीढ़ी का एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA, जो पूरी तरह स्वदेशी होगा। AMCA, उसका तो इंतजार रहेगा। खैर, ये तो भविष्य की बात हुई, लेकिन आज की हकीकत में जब हम भारत की तुलना उसके सबसे बड़े पड़ोसी और रणनीतिक प्रतिद्वंदी चीन से करते हैं, तो तस्वीर कैसी दिखती है? संख्या के मामले में तो शायद चीन काफी आगे है। हाँ, अगर हम सिर्फ आंकड़ों पर नजर डालें तो चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स PLAF भारतीय वायुसेना IAF से काफी बड़ी दिखती है। एयरफोर्स टेक्नोलॉजी और आर्मी टेक्नोलॉजी के डेटा के अनुसार PLAF के पास कुल मिलाकर 2700 से 3700 के बीच एयरक्राफ्ट हो सकते हैं। 2700 से 3700? जी, जबकि IAF के पास ये संख्या करीब 1700 है। यानी लगभग दुगना। हाँ, करीब। लड़ाकू विमानों में भी ये अंतर साफ दिखता है। PLAF के पास 2000 से ज्यादा फाइटर जेट्स हैं, जबकि IAF के पास लगभग 900। जमीनी सेना यानी आर्मी की बात करें तो यहाँ भारत आगे है। भारतीय सेना में करीब 1.4 मिलियन मतलब 14 लाख एक्टिव सैनिक हैं, जबकि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ग्राउंड फोर्स PLAGF में लगभग 9,75,000 यानी 9.25 लाख। अच्छा, जमीन पर हम आगे हैं। हाँ, संख्या में। लेकिन जब बात रक्षा बजट की आती है तो फासला बहुत बड़ा हो जाता है। द इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक चीन का ऑफिशियल डिफेंस बजट $245 बिलियन से ज्यादा है, और कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि वो असल में इससे कहीं ज्यादा खर्च करते हैं। $245 बिलियन? हाँ। और हमारा रक्षा बजट लगभग $79 बिलियन है। 79 बिलियन, तो फर्क तो बहुत ज्यादा है। हाँ, और यह हमारी GDP का सिर्फ 1.9% है, जबकि कई रक्षा विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि ये कम से कम 2.5% होना चाहिए। तो संख्या और बजट में चीन का पड़ला भारी दिखता है। लेकिन जैसा हमने पहले बात की, WDA रैंकिंग कहती है कि सिर्फ संख्या ही सब कुछ नहीं है। हाँ। तो गुणात्मक पहलू यानी क्वालिटी के मामले में ये तुलना कैसी दिखती है? कहाँ भारत मजबूत है और कहाँ चीन? बिल्कुल, यहीं पर चीजें ज्यादा दिलचस्प हो जाती हैं। आइए कुछ अहम पहलुओं पर गौर करें। पहला, लड़ाकू विमान। IAF के पास फ्रांस से मिले बेहद आधुनिक राइफल है, रूस से मिले SU-30 MKI की बड़ी फ्लीट है जिसे भारत में ही अपग्रेड किया जा रहा है, अपना स्वदेशी तेजस है और अपग्रेड किए हुए मिराज 2000 और MiG-29 भी हैं। ये सब जाने माने और परखे हुए प्लेटफॉर्म्स हैं। बिल्कुल, युद्ध में परखे हुए विमान हैं। दूसरी तरफ PLAF के पास J-20 और शायद J-35 जैसे 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट्स हैं। स्टेल्थ, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो रडार पर नजर नहीं आते। हाँ, हालांकि उनकी क्षमताएं अभी युद्ध में साबित नहीं हुई हैं, और उनके पास J-10, J-11, J-16 जैसे बड़ी संख्या में 4.5 पीढ़ी के विमान भी हैं। राफेल बनाम J-20 की बहस तो खूब चलती है। IDW.org जैसी वेबसाइट्स पर कुछ पूर्व भारतीय वायुसेना अधिकारियों के हवाले से ऐसे दावे भी किए गए हैं कि 36 राफेल चीन के 200 J-20 पर भारी पड़ सकते हैं। 36 बनाम 200, ये तो बड़ा दावा है। हाँ, दावा तो बड़ा है। राफेल का प्लस पॉइंट है उसका युद्ध का अनुभव और बेहतरीन हथियार पैकेज। J-20 का दावा है स्टेल्थ और 5th जेन टेक्नोलॉजी, पर ये अभी तक किसी असली लड़ाई में इस्तेमाल नहीं हुआ है। हाँ, एयरफोर्स टेक्नोलॉजी का एनालिसिस ये जरूर कहता है कि राफेल चीन के J-10, J-11 और Su-27 जैसे पुराने विमानों से बेहतर है। लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि J-20 जैसे विमानों की बढ़ती संख्या एक चुनौती तो है ही। सही बात है, संख्या का अपना महत्व तो होता ही है। बिल्कुल। अब दूसरा पहलू है रणनीतिक संपत्ति, स्ट्रेटेजिक एसेट्स। इस मामले में PLAF को साफ तौर पर बढ़त हासिल है। एयरफोर्स टेक्नोलॉजी के अनुसार उनके पास H-6 जैसे स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है जो बहुत लंबी दूरी तक परमाणु या पारंपरिक बम गिरा सकते हैं। बॉम्बर्स ये हमारे पास नहीं है। समर्पित लंबी दूरी के बॉम्बर नहीं है। IAF अपने Su-30 जैसे फाइटर जेट्स को ही इस रोल में इस्तेमाल करती है, लेकिन वो डेडिकेटेड बॉम्बर्स नहीं है। इसी तरह AWAS यानी आसमानी आंख कहे जाने वाले एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम विमानों में भी PLAF, जिनके पास करीब 20 ऐसे विमान हैं, IAF से जिसके पास केवल 5 है, काफी आगे है। ये तो कमांड और कंट्रोल के लिए जरूरी होते होंगे। बहुत जरूरी। और लड़ाकू ड्रोन्स के मामले में भी PLAF, जिनके पास गोंगजी, CH-5, विंग लॉन्ग सीरीज जैसे हथियारबंद ड्रोन है, IAF से आगे है। हमारे पास अभी मुख्य रूप से इजराइल से लिए गए सर्चर और हेरोन जैसे निगरानी करने वाले ड्रोन ही ज्यादा हैं।
तो ड्रोन्स में भी वो आ गए हैं? हाँ, हथियारबंद ड्रोन्स में। तीसरा पहलू हवाई सुरक्षा यानी एयर डिफेंस। यहाँ मुकाबला बराबरी का लगता है, खासकर टॉप एंड सिस्टम्स में। दिलचस्प बात यह है कि भारत और चीन दोनों ही रूस का बना S-400 ट्रियम्फ एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। S-400 तो दोनों के पास है? जी, जिसे दुनिया के सबसे बेहतरीन सिस्टम्स में गिना जाता है। PLAF के पास इसके अलावा SE-200 और अपने बनाए HQ-9 जैसे लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों SAM का बड़ा जखीरा है। IF के पास S-400 के अलावा पुराने रूसी S-125, ओसा AK, इगला, अपना बनाया आकाश मिसाइल सिस्टम, इजराइल का स्पाइडर और बराक 8 जैसे कई तरह के एयर डिफेंस सिस्टम है। यानी ये हैं हमारे पास भी। हाँ, मल्टी लेयर डिफेंस है। लॉ की बात नाम के एक सोर्स के मुताबिक भारत ने अपने S-400 सिस्टम को पाकिस्तान और चीन से लगी सीमाओं पर तैनात किया है और इससे अपने इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम IACCS से जोड़ा है, जिसे मीडिया में कभी-कभी सुदर्शन चक्र भी कहा जा रहा है। सुदर्शन चक्र, अच्छा नाम है। हाँ, ये भी ध्यान देने वाली बात है कि फर्स्ट पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पाकिस्तान ने कथित तौर पर चीनी HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया था, जिसकी नाकामी ने इन सिस्टम्स की असल काबिलियत पर सवाल खड़े कर दिए थे। अच्छा, तो उनके सिस्टम फेल हुए थे? रिपोर्ट क्लियरली कहती है। अब चौथा पॉइंट, ऊंचाई वाले इलाकों में ऑपरेशन, हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशंस। ये एक ऐसा फील्ड है जहां IAF को साफ बढ़त हासिल है अनुभव के मामले में। हाँ, हिमालय में उड़ने का तजुर्बा तो हमारे पायलट्स को काफी है। बिल्कुल, दशकों का तजुर्बा है। साथ ही भारत के पास सीमा के नज़दीक कई एयरबेस हैं जो रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण हैं। दूसरी तरफ तिब्बत में चीन के जो एयरबेस हैं वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर बने हैं। इसका नुकसान ये होता है कि वहाँ से उड़ान भरने वाले विमानों को कम वजन लेकर उड़ना पड़ता है, यानी वो कम ईंधन और कम हथियार ले जा पाते हैं। मतलब उनकी रेंज और मारक क्षमता कम हो जाती है। जी, जिससे उनकी मारक क्षमता और रेंज कम हो जाती है। हालांकि जैसा यूरेशियन टाइम्स और एयरफोर्स टेक्नोलॉजी बताते हैं, चीन इस कमी को तेजी से पूरा करने में लगा है। वो तिब्बत में अपने होतान, नगारी गुंसा, शिगात्से और लासा जैसे एयरबेस पर नए रनवे बना रहा है, विमानों को छुपाने के लिए मजबूत शेल्टर बना रहा है और बाकी सुविधाएं भी बढ़ा रहा है। तो वो भी तैयारी कर रहे हैं। हाँ, वो तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। और आखिरी में ज़मीनी सेना, ग्राउंड फोर्सेस। जैसा हमने पहले जिक्र किया था, आर्मी टेक्नोलॉजी के डेटा के अनुसार भारतीय सेना सैनिकों की संख्या 1.4 मिलियन में चीन की PLAGF 975,000 से बड़ी है। टैंकों के मामले में भी भारत थोड़ा आगे है, 4200 प्लस बनाम 3500। लेकिन चीन बख्तरबंद गाड़ियों में, जिनकी संख्या 33,000 है, हमारी 8,000 प्लस के मुकाबले, तोपखाने में 7400 प्लस बनाम 4230 प्लस और रॉकेट लॉन्चर में 2600 प्लस बनाम 270 प्लस इन मामलों में बहुत आगे है। ओह, तो आर्टिलरी और रॉकेट्स में वो काफी आगे हैं। हाँ, काफी ज्यादा। चीन अपनी जमीनी सेना का आधुनिकीकरण बहुत तेजी से कर रहा है, जबकि भारतीय सेना पर बजट का दबाव है, खासकर पेंशन और सैलरी का बढ़ता खर्च आधुनिकीकरण के लिए कम पैसा छोड़ता है। बजट की कमी एक मुद्दा है। जी, और PLAGF को भी PLAAF की तरह हाल के दशकों में किसी बड़ी जंग का अनुभव नहीं है। तो ये तस्वीर वाकई काफी मिलीजुली है। एक तरफ संख्या और बजट में चीन आगे है, खासकर फाइटर जेट्स, बॉम्बर्स, ड्रोन्स और कुछ जमीनी हथियारों में। दूसरी तरफ भारत के पास युद्ध का कीमती अनुभव है, एयरक्राफ्ट का बेहतर मिक्स है, S-400 जैसा टॉप क्लास एयर डिफेंस है, ऊंचाई वाले इलाकों में ऑपरेशन का तजुर्बा है और अब तेजस के साथ स्वदेशी क्षमता भी बढ़ रही है। WDMA रैंकिंग शायद इन्हीं गुणात्मक फैक्टर्स को ज्यादा वजन दे रही है। लगता तो यही है, लेकिन ये भी सच है, जैसा न्यूज वीक, फर्स्ट पोस्ट और इकोनॉमिक टाइम्स के लेख इशारा करते हैं कि चीन का बढ़ता रक्षा बजट, उसकी नेवी का तेजी से विस्तार, उसके परमाणु हथियारों का 600 से ज्यादा हो जाना और पाकिस्तान को लगातार सैन्य मदद देना, ये सब भारत के लिए लॉन्ग टर्म में बड़ी चुनौतियां हैं। हाँ, चुनौतियां तो बनी हुई हैं और बढ़ भी रही हैं। तो आज की इस बातचीत से ये साफ है कि भारतीय वायुसेना ने हाल के वर्षों में वाकई एक लंबी छलांग लगाई है। न सिर्फ ग्लोबल रैंकिंग में उसकी पोजीशन बेहतर हुई है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशीकरण, खासकर तेजस फाइटर जेट के साथ पर भी काफी फोकस है। चीन के साथ तुलना करें
तो ये पता चलता है कि जहां PLAF संख्या बल में आगे है, वहीं IAF के पास युद्ध का अनुभव, बेहतर फ्लीट बैलेंस और मुश्किल हालात में काम करने की क्षमता जैसे क्वालिटी वाले फायदे हैं। हाँ बिल्कुल, और ये हमेशा याद रखना चाहिए कि WDMMA जैसी रैंकिंग या कोई भी तुलना उस एक खास पल की तस्वीर होती है। असली ताकत तो लगातार आधुनिकीकरण करते रहने, अपने पायलटों को बेहतरीन ट्रेनिंग देने और दुनिया के बदलते हालात के हिसाब से अपनी रणनीति को ढालते रहने में है। निरंतरता जरूरी है। जी, खासकर जब हम अपने पड़ोस में चीन पाकिस्तान की बढ़ती नज़दीकियों को देखते हैं, तो भारत के लिए अपनी रक्षा तैयारियों पर लगातार नज़र रखना और उन्हें मजबूत करते रहना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है। सही कहा आपने। और जाते जाते एक सवाल मन में आता है जो एयरफोर्स टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक टाइम्स जैसे स्रोतों में उठाए गए मुद्दों से ही निकलता है। सवाल ये है कि एक तरफ IAF अपनी बेहतर ग्लोबल रैंकिंग और तेजस और भविष्य के AMCA जैसे स्वदेशी प्रोजेक्ट्स पर खुश हो सकता है और फोकस कर सकता है, लेकिन दूसरी तरफ चीन के साथ रणनीतिक बॉम्बर, एडवांस्ड लड़ाकू ड्रोन और शायद हाइपरसोनिक हथियारों जैसे क्षेत्रों में जो क्षमता का अंतर है या बन सकता है, उसे भारत असरदार तरीके से कैसे कम करेगा, खासकर तब जब दोनों देशों के रक्षा बजट में इतना बड़ा फर्क है और भारत का जोर अभी स्वदेशी विकास पर ज्यादा है। क्या हमें कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में तेजी से विदेशी खरीद पर भी सोचना होगा या स्वदेशी रास्ते पर ही चलते रहना ज्यादा सही है? ये एक बड़ा रणनीतिक सवाल है जिस पर शायद आने वाले समय में और विचार करने की जरूरत होगी।